हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यावेज एकेडमी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एज ऑफ चौसर के समय के जो इम्पोर्टेंट पोएट्स थे उनके बारे में। हमने एज ऑफ चौसर को पढ़ा, चौसर के बारे में पढ़ा, चौसर के वर्क्स को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं चौसर के अलावा जो इस समय में जो चौसर का जो टाइम पीरियड था वो 1330 से 1400 तक का था। इस टाइम पीरियड में चौसर क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट थे, एक सिविल सर्वेंट थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसके बारे में हमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिलते हैं, रिकॉर्ड्स में हमें उनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड, और इस कारण से हम चौसर के वर्क्स को ज्यादा जानते हैं। लेकिन उस समय में कुछ और भी राइटर्स रहे हैं, कुछ और ऑथर्स रहे हैं, पोएट्स रहे हैं जिनके जो उस समय इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए। चौसर ज्यादा फेमस हुए थे क्योंकि वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी थी। अब ये जो पोएट्स और ऑथर्स थे, इनके जो वर्क्स हमें मिले हैं, जो फेमस वर्क्स इन्होंने लिखे थे, उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस होने वाले हैं, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो हमारे फर्स्ट पोएट है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड ये जो ऑथर है, ये जो पोएट है, इनका हमें सिर्फ एक ही वर्क मिला है और इनके बारे में अलग से हमें कुछ इनके लाइफ के बारे में पता नहीं लगता कि ये कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए। लेकिन जितना इनके वर्क्स हैं और जो इनका वर्क्स है उसके अंदर जो कुछ हमें पता चला है उसके आधार पर हम इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जो बर्थ है वो 1332 से 1386 तक का इनका लाइफ टाइम माना जाता है। और जो विलियम लैंगलैंड है, इनका जो बर्थ प्लेस है, वो इनके वर्क्स के अंदर इन्होंने जिस जगह का जिक्र किया है उसी जगह को माना जाता है कि यही इनका बर्थ प्लेस होगा। और ये जो इनका बर्थ प्लेस है ये जो बर्थ प्लेस हम डिस्कस कर रहे हैं हैरीफोर्डशायर, ये इन्होंने अपने वर्क के अंदर जो इनकी जो पोएम है उसका जो नरेटर है उसको इस जगह का दिखाया गया है। और जो डायलेक्ट यूज किया गया है वो लंदन के अंदर इस जगह पे यूज होने वाला डायलेक्ट है। तो इसलिए माना जाता है कि ये जो नरेटर इन्होंने अपने जो वास्तविक जो जगह है जहाँ से बिलोंग करते हैं उसी में इन्होंने अपने आप को नरेटर के तौर पर दिखा करके अपने वर्क को लिखा होगा। तो हैरीफोर्डशायर और इसके बाद वोर्केस्टरशायर, ये दो प्लेस हैं जिनके बीच में एक मेलबर्न हिल्स नाम की जगह का जिक्र हुआ है जो इन दोनों प्लेसेस के बीच में पड़ती है। और ये माना गया है कि ये जो पोएट है विलियम लैंगलैंड ही इसी जगह से बिलोंग करते होंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट ये डायलेक्ट जो इन्होंने अपने वर्क में यूज किया है वो है वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ये लंदन डायलेक्ट का ही एक रूप है और ये जो डायलेक्ट है ये इस एरिया में बोला जाता है। तो ये माना जाता है कि ये जो विलियम लैंगलैंड है ये इसी एरिया से बिलोंग करते होंगे। और इन्होंने एक जगह पर अपने वर्क के अंदर एक जगह पर इन्होंने लैंगलैंड वर्ड यूज किया है, तो इससे ये माना गया कि ये इन्हीं का वर्क है। अब इसके बाद में हम उस फेमस वर्क की बात करते हैं जिसके कारण जो विलियम लैंगलैंड है उनकी पहचान है। तो जो इनका फेमस वर्क है वो है पियर्स प्लोमैन। ये जो पियर्स प्लोमैन ये वर्क है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है और इसमें एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रिलीजियस थीम यूज किया है पोएट ने।
इसके अंदर जो इन्होंने जो एक बात दिखाई है, एक रिलीजियस थीम को दिखाया, उसके साथ में इन्होंने सोसाइटी का, उस समय का जो समाज है इंग्लैंड का, उसके ऊपर सटायर किया है, उसके समाज की भी एक पिक्चर इन्होंने प्रेजेंट की है अपने वर्क के अंदर। ये जो पियर्स प्लोमन जो ये वर्क है, ये विलियम लैंगलॉर्ड का है और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। हमारे लिए नोट करना जरूरी है कि ये वर्क इनसे बिलोंग करता है। अब ये जो पियर्स प्लोमन जो वर्क है, इसके बारे में ये जो पोएम है, ये इनकी एक पोएम है और इस पोएम को हमने थोरोली डिस्कस किया है एक अलग वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जाकर के इस पोएम को अच्छे से समझ सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पोएम है, एक काफी इंटरेस्टिंग वर्क है विलियम लैंगलैंड का। तो अब ये बात हो गई विलियम लैंगलैंड की, इनके बारे में जो भी हमें जानना था इंपॉर्टेंट हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएट की, जो कि इस समय के एक, उस समय का जो ट्रेवलॉग है वो एक प्रस्तुत करते हैं। वो एक्चुअली एक पोएट नहीं है बल्कि एक ट्रैवलर है, एक ऑथर है जिन्होंने एक किताब लिखी है और वो जो बुक इन्होंने लिखी है वो एक ट्रेवलॉग है। एक ट्रेवलॉग का मतलब कि कोई व्यक्ति जब जगह जगह यात्रा करता है और अपनी यात्राओं का वर्णन उस किताब में डालता है, उसे ट्रेवलॉग कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है जोहन मैनविले। जोहन मैनविले, ये इन्होंने एक बुक लिखी है द ट्रेवल्स ऑफ द जोहन मैनविले। और ये बुक 1357 से 1371 के बीच में काफी पॉपुलर हुई थी ये बुक, और इसी के कारण जोहन मैनविले को एक पहचान मिली थी। ये जो बुक है इसके अंदर हम पता चलता है कि 1322 के अंदर इन्होंने सी को क्रॉस कर लिया था और ये समुद्री यात्राएं करते थे जो जोहन मैनविले हैं। और इस बुक के अंदर इन्होंने अपनी समुद्री यात्राओं का वर्णन लिखा है। और ये जो बुक है द ट्रैवल ऑफ जोहन मैनविले, इसको ये 1357 से 71 के बीच में ये पॉपुलर हुई थी। और उसी से हमें पता चला कि 1322 के अंदर इन्होंने सी को क्रॉस किया था और इन्होंने सीरिया, पर्सिया, इजिप्ट, लीबिया, अमेजनिया और भी काफी जगहों पर इन्होंने यात्राएं की थी। तो ये ट्रैवलॉग है जोहन मैनविले का, जिसका हमें नाम याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात और ये है कि ये फ्रेंच में ये लिखा गया है ये बुक, और ये फ्रेंच का एक ऐसा टेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव हुआ है। फ्रेंच का ये लॉन्गेस्ट या ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट माना जाता है। ये सबसे पुराना ये इनका टेक्स्ट माना जाता है फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जोहन वैक्लिफ की। जोहन वैक्लिफ जो थे वो एक तरह से एक प्रीस्ट थे चर्च के अंदर, और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय में रिफॉर्म लाने के लिए काफी कुछ लिखा था। इन्होंने जोहन वैक्लिफ ने एक बुक लिखी थी, एक ट्रांसलेशन लिखा था बाइबल का, जिसे वैक्लिफ बाइबल बोला जाता है। और ये जो बाइबल थी इसको इन्होंने लैटिन से मिडिल इंग्लिश के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट किया था इसमें। और ये जो इनकी बुक थी जोहन वैक्लिफ की, जो बाइबल इन्होंने ट्रांसलेट की थी, ये मेनली इन्होंने की थी जो कॉमन पीपल्स थे उस टाइम के इंग्लैंड के, उनको जो चर्च के अंदर जो करप्शन होता है उसके खिलाफ जागरूक करने के लिए। और इनका जो ये मानना था
कि जो उस समय में क्या होता था, हमने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया, मैंने सब आपको हिस्ट्री बताई थी कि जो इंग्लैंड था उसके अंदर चर्च का इतना ज्यादा कंट्रोल था कि क्लर्गी पर्सन्स के अलावा और जो चर्च के अलावा जो कॉमन पीपल थे उन्हें जो रिलीजियस जो ये पिक्स होते हैं बाइबल वगैरह पढ़ने अलाउ नहीं होता था। और ये लोग जो लैटिन में लिखे जाते थे जिसे कॉमन पीपल नहीं पढ़ पाते थे। तो ये जोहन वैक्लिफ ने, ये ऑक्सफोर्ड के अंदर प्रोफेसर भी रहे थे, वहां से ये अपना ये रिलीजियस जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता था, जो ये विरोध करते थे चर्च के करप्शन का, इसके कारण इन्हें 1381 के अंदर वहां से इनको ऑक्सफोर्ड के से निकाल भी दिया गया था। और ये काफी बड़े स्कॉलर थे और इन्होंने 1381 में जब इनको ऑक्सफोर्ड से जो यूनिवर्सिटी है वहां से निकाला गया तो इन्होंने अपने ये विक्लिफ बाइबल का ट्रांसलेशन शुरू किया कॉमन पीपल्स के लिए। इसे मिडल इंग्लिश के अंदर इन्होंने ट्रांसलेट किया और इसे पढ़ करके लोगों के अंदर जो चर्च का करप्शन है उसके खिलाफ भी जागरूकता आई और ये लोगों को भी अधिकार मिला कि वो भी कोई भी रिलीजियस जो चीज है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो थे ये काफी इम्पोर्टेंट एक पर्सनैलिटी है चौसर एज की, जोहन वाइक्लिफ। जो जोहन वाइक्लिफ है इन्होंने एक तरह से बैकग्राउंड तैयार किया था रिफॉर्म लाने के लिए। रिफॉर्मिस्ट ये एक प्री रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं। जो रिफॉर्मेशन आता है इंग्लैंड में उससे पहले इन्होंने एक तरह से बैकग्राउंड तैयार करने में इन्होंने भूमिका निभाई थी। और जो इनके फॉलोअर्स थे उनको लोलार्ड बोला जाता था। हमने पहले अपनी वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से आपको समझाया कि लोलार्ड मूवमेंट क्या थी। तो लोलार्ड मूवमेंट जो शुरू हुई थी जिसका रूट कॉज था जोहन वाइक्लिफ के जो फॉलोअर्स थे वो लोलार्ड कहलाए जाते थे। तो इनके बारे में जानते हैं। जो इनका टाइम पीरियड था वो 1320 से 1384 तक का माना जाता है, 1320 से 1384 तक का। और इनका जो फेमस जो वर्क है वो है वैक्लिफ बाइबल। ये जो वैक्लिफ बाइबल है ये 1382 के अंदर इन्होंने निकाली थी और इसके काफी वर्जन्स आए थे। 1382 से लेकर 91 तक इनके आते रहे थे। अब इसके बाद में ये इनके 1384 तक का इनका पीरियड था लेकिन 91 तक इनके वर्जन्स आए थे वैक्लिफ बाइबल के। और ये 1382 में इन्होंने वैक्लिफ बाइबल निकाली थी। अब इस बाइबल के अंदर हमने बात कर ली, ये जो बाइबल थी ये लेटिन में जो लिखी गई बाइबल थी उसको ट्रांसलेट किया था मिडल इंग्लिश में। मिडल इंग्लिश में क्यों किया था, हम इसका पर्पस समझ चुके हैं कि जो वैक्लिफ थे वो इस चीज के खिलाफ थे कि जो लोग हैं वो क्यों नहीं पढ़ सकते। लोगों को अधिकार होता है, लोगों को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए रिलीजियस टेक्स्ट का। और इसीलिए उन्हीं के अधिकारों के लिए इन्होंने मिडल इंग्लिश के अंदर ही इसको ट्रांसलेट किया था। और ये ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर भी रहे थे। ये प्रीस्ट थे, स्कॉलर थे और ये ऑथर भी थे, खुद भी ये लिखते थे। और ये प्रोफेसर, ये सेमिनल प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां से इनको 1381 में निकाल दिया गया था क्योंकि ये बाइबल के ये जो रिलीजियस जो करप्शन होता था, चर्च के अंदर जो करप्शन होता था उसके खिलाफ ही अपनी आवाज उठाते थे। और इनके जो फॉलोअर्स थे, उनको लोलार्ड बोला जाता था। और लोलार्ड मूवमेंट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो ये जॉन वाइक्लिफ थे जिनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। अब हम जानेंगे जोहन गोवर के बारे में। जोहन गोवर जो चौसर एज है उसकी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है और इनके वर्क्स हैं वो भी काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जानते हैं जोहन गोवर। जोहन गोवर
ये पर्सनल फ्रेंड थे चौसर के, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1330 से 1408 तक का माना जाता है। चौसर के कॉन्टेम्पररी थे और इनके 3 फेमस वर्क्स हैं। फर्स्ट है मिरर टी आयोमी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द मिरर ऑफ मैनकाइंड। और इसको लेटिन में इस टाइटल को जो ट्रांसलेट किया गया तो लेटिन में ये बना था मिरर ऑफ मेडिटेशन। अब जो नेक्स्ट, ये इनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। सेकंड जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है वॉक्स क्लामेंटाइज, या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द वॉइस ऑफ वंस क्राइंग आउट। और इनका जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है कन्फेसियो अमेंटिस, और इसको इंग्लिश में कहते हैं द लवर्स कन्फेशन। लवर्स कन्फेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, जो कि हमें याद रखने हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इनके कुछ फीचर्स जानते हैं। जो ये मिरर ऑफ मैनकाइंड जो ये वर्क है, ये लिखा है इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में। एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज का इन्होंने यूज किया है, जो कि फ्रेंच का ही डायलेक्ट है, तो फ्रेंच लैंग्वेज में ये वर्क इन्होंने लिखा है। और जो वर्क्स क्लामेंटिस, ये जो द वॉइस ऑफ वंस क्राइंग आउट, ये जो इनका वर्क है, इसको इन्होंने लैटिन में लिखा है, लैटिन लैंग्वेज में। और जो कन्फेसियो अमेंटिस द लवर्स कन्फेशन, ये जो इनका वर्क है, इसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ शॉर्ट पोएम्स वगैरह लिखी हैं। तो ये 3 जो इनके वर्क हैं, ये 3 जो इनकी पोएम्स है, ये इंपॉर्टेंट है और ये काफी लंबी लंबी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। ये फर्स्ट जो पोएम है वो फ्रेंच में, सेकंड लैटिन में और थर्ड इंग्लिश में। जो इनका सेकंड वर्क था वो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। काफी इसके अंदर ये क्या है, ये एक सोसाइटी के ऊपर एक सटायर किया गया है, जो कि जो उस समय का जो समाज है उसको, उसके ऊपर एक सटायर है ये बुक। और ये जो पोएम है ये 7 बुकों में लिखी गई है, 1 to 7, 7 बुक में ये है। जो फर्स्ट बुक है वो एक ड्रीम विजन है, और जो बाकी की जो बुक है वो एक सटायर है उस समय की, जो एक तरह से जो कि नोबल वर्ग या जो रूलर वर्ग था उसके ऊपर एक सटायर किया है। तो ये काफी अच्छा वर्क था, और ये जो वर्क था ये मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है, नैतिकता पे इसके ऊपर बल दिया गया है। इसके अंदर जो काम लिखा गया है ऑथर के द्वारा, जॉन गोबर के द्वारा, इसके द्वारा वो एक मैसेज देना चाहते हैं रूलिंग क्लास को, किंग्स को, क्लर्जीज को, कि वो उनको एक मोरालिटी का लेसन दे रहे हैं। तो इस तरह से, और इसी वर्क के कारण जो चौसर थे उन्होंने जो गोबर थे इनको एक टाइटल दिया था मोरल गोबर। मोरल गोबर नाम का टाइटल इन्हें, इनका जो सेकंड वर्क था इसके कारण इन्होंने दिया था। और ये जो वर्क था ये एलिगिक कपलेट में ये लिखा गया था, और ये जो वर्क है ये लिखा गया था ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में इन्होंने इस वर्क को लिखा था। अब बात करते हैं थर्ड वर्क की, जो कन्फेसियो अमेंटिस द लवर्स कन्फेशन। ये जो वर्क था ये काफी पॉपुलर वर्क हुआ था इनका। ये जो इनका वर्क था, इसकी उस समय जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो लंदन के अंदर सबसे पहले लेके आए थे कैक्सटोन,
जॉन कैक्सटन इसको लेके आए थे, और और वो आई थी जो आगे 1446 का जो ईयर आएगा उसमें 76 के टाइम में, सॉरी, तो उस समय आएगी, काफी लेट जाके आएगी, अभी कुछ पड़े हैं 60-70 साल। तो इन्होंने जब ये वर्क लिखा था उस समय क्या होता था, जो चौसर की जो वर्क्स इन्होंने लिखे थे, तो कोई वर्क जो अच्छा फेमस होता था उसकी हाथ से ही मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, उसकी कॉपीज की जाती थी। तो इस समय जब इनका ये जो वर्क आया था तो ये इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इसकी 48 कॉपीज बनी थी, 48 कॉपीज इसकी की गई थी इस मैन्युस्क्रिप्ट की, जो कि लगभग आधा थी जो कैंटरबरी टेल्स थी। कैंटरबरी टेल्स जब आया था चौसर का मिडिल इंग्लिश के अंदर, तो ये इतना फेमस हुआ था कि इस कैंटरबरी टेल्स की 80 कॉपीज की मैन्युस्क्रिप्ट्स बनी थी, 80 कॉपीज बनी थी उनके वर्क की। और इनकी जो सेकंड यही थे, इनका ये वर्क था जो इतना फेमस हुआ जिसकी 48 कॉपीज आई थी। तो ये काफी इनका फेमस वर्क था। और इन्होंने इसे इंग्लिश में क्यों लिखा था, ये भी एक क्वेश्चन है। ये चौसर के फ्रेंड थे, और चौसर की जो कैंटरबरी टेल है वो जब इतनी फेमस होती है तो ये भी अपनी राइटिंग के साथ एक रिस्क लेते हैं कि भी जो लोग जिस लैंग्वेज को ज्यादा समझेंगे, लोगों के अंदर ही कोई चीज पॉपुलर होगी। तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि लोग इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक रिस्क लिया अपने राइटिंग के साथ, और ये इनका काफी फेमस वर्क भी हुआ था, जो कि 48 कॉपीज में। और इसकी एक इम्पोर्टेंट बात और थी, उस समय जब इन्होंने ये अपना वर्क लिखा, उस समय जो चौसर थे, क्योंकि वो काफी एक फेमस ऑथर पोएट थे, फेमस इनके वर्क्स होते थे, तो वो उस समय एक जो लिटरेचर के अंदर एक ट्राई कर रहे थे, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो था पेंटामीटर। अपनी राइटिंग में पेंटामीटर स्टाइल का अपनी जो ये वर्क्स लिख रहे थे उसमें पेंटामीटर का यूज कर रहे थे, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन इन्होंने उसके अलग जाकर ये वर्क लिखा ऑक्टोसिलेबिक में, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में ये वर्क इन्होंने लिखा था। जबकि जो चौसर थे वो स्टेंजास का यूज करते थे। तो इन्होंने जो उस समय का जो सबसे फेमस जो पोएट है उससे अलग जाकर के, क्योंकि जो ये पेंटामीटर जो ये स्टेंजा का जो स्टाइल था जिसपे चौसर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये आने वाला फ्यूचर है। मतलब फ्यूचर में इसके ऊपर ये जो फॉर्म है ये ज्यादा प्रचार में आएगी, इसके ऊपर ज्यादा इस स्टाइल में ज्यादा वर्क्स लिखे जाएंगे। जबकि जो ये ऑक्टोसिलेबिक जो कपलेट का जो ये फॉर्म था पोएट्री का, ये उस समय ये इसका ट्रेडिशन जा चुका था। मिडिल इंग्लिश के अंदर इसका यूज पहले होता था ऑटोसिलेबिक कपलेट का, लेकिन जॉन जो गोवर थे उन्होंने इसी का इसमें यूज किया था। और यूजीसी नेट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो इनका ये वर्क था लवर्स कन्फेशन या कन्फेसियो मेंटिस, ये जो वर्क है इसमें इन्होंने किस स्टाइल का यूज किया था, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट का यूज किया था, ना कि इन्होंने पेंटामीटर या स्टेंजास का। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी इनके बारे में। इसके जो जोहन गोवर है इनके बारे में लगभग हमने सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लिए हैं। और इसके साथ ही जब आप लेक्चर सुनते हैं तो आप इसका जो पीडीएफ जो लिंक हमने दिया है टेलीग्राम के ऊपर, उस लिंक पर जाकर इसका पीडीएफ जरूर देखा करें। क्योंकि अगर जो आप यहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड पे समझा रही हूँ, हो सकता है कुछ चीज आपको समझ ना आए, कुछ थोड़ा क्या प्रॉब्लम हो, उसके काम कैमरे की प्रॉब्लम हो जिसके कारण कुछ वर्ड आपको लिखे दिखाई ना दे, या फिर आप उसका पीडीएफ लेंगे, उसका पीडीएफ को देख लेंगे, उससे फिर आपके दिमाग में ये मैटर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप उसको भी जाके जरूर देखिए। पीडीएफ लिंक का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां इनके पीडीएफ है लेक्चर्स की, तो आप उससे भी अपने मैटर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो उस समय के पोएट हैं उनके बारे में। जो नेक्स्ट जो पोएट है वो है थॉमस हकली। ये जो लेक्चर आपको
आपको हम देते हैं यहाँ पर, जो आपके लिए लाइव सेशन, ये जो लेक्चर्स का हम लेके आए हैं यूजीसी नेट क्लासेस का, उसमें पूरी कोशिश की जाती है कि जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक हमने उठाया उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ डिस्कस किए जाए। फिर भी कई बार ऐसे होता है कि एक आधा पॉइंट छूट जाता है या फिर कोई एक आधी चीज रॉन्ग यहाँ प्रोनाउंस हो जाती है, तो आप वो पीडीएफ लिंक में जाकर के आप उसे देख सकते हैं, उससे आपका फायदा है। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने लिए भी थोड़ी मेहनत कीजिए और थोड़ा सा रेफरेंस भी साथ में रखिए ताकि आपको और भी आसानी हो चीजों को समझने में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थॉमस हकलीफ की। ये जो थॉमस हकलीफ है, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1368 से 1426 के बीच का इनका टाइम है। और ये अपने समय के कोई ज्यादा फेमस ये कोई ऑथर या पोएट नहीं थे। इनके जो वर्क्स हैं उनको अपने टाइम के अंदर इनको कोई ज्यादा पहचान नहीं मिली। इनको 20th सेंचुरी के बाद में जाकर के इनके वर्क्स को पहचान मिली, इनके वर्क्स की इंपॉर्टेंस को समझा गया। और ये ऐसे पोएट थे अपने टाइम के जो चौसर के बाद में अगर किसी ने उस समय की सोसाइटी को डिपिक्ट किया है, सोसाइटी को ऊपर सटायर किया है, सोसाइटी के बारे में कुछ एक फ्रेमवर्क बताया है, तो वो थॉमस हकलीफ के वर्क्स हैं। और किसी भी राइटर के वर्क्स में उस समय के जो चौसर जिस तरह से कैंटरबरी टेल्स में सोसाइटी के बारे में बताते हैं, हर सेशन के बारे में बताते हैं कि किस तरह की सोसाइटी उस समय का हमें पता चलता है, वो चीजें हमें थॉमस हकलीफ के वर्क में पता चलती हैं। तो ये इनके वर्क्स को 20th सेंचुरी के बाद में इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। उस समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे और ये अब एक रिकॉग्नाइज्ड पोएट है इस टाइम के। ये पोएट भी थे और ये अपने समय में क्लर्क भी थे। और इनका ये जब ये क्लर्क के रूप में सर्विस दे रहे थे किंग्स को, तो इनके समय में 3 किंग्स को अपनी सर्विस दी थी। फर्स्ट थे किंग हेनरी IV, जो कि 1399 के अंदर इन्होंने रिचर्ड II को रिप्लेस किया था हेनरी IV ने, जो कि हम पहले चौसर के टाइम में पढ़ चुके हैं। तो किंग हेनरी IV को इन्होंने अपनी सर्विस दी। फिर इसके बाद में किंग हेनरी V को इन्होंने अपनी सर्विस दी और किंग हेनरी VI को भी इन्होंने अपनी सर्विस दी थी। तो ये जो पोएट थे, इन्होंने 3 किंग्स के अंडर अपनी सर्विसेज दी थी। 3 राजाओं का शासन इन्होंने अपने टाइम में देखा। तो जो इनका जो फेमस वर्क है वो है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ये जो इनका वर्क है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ये इन्होंने हेनरी V के कहने पे इन्होंने ये वर्क लिखा था रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, और ये काफी फेमस वर्क हुआ आगे। अब इसके साथ ही जो इनका एक वर्क और है, ए लेटर टू क्यूपिड। ए लेटर टू क्यूपिड, ये इनका ऐसा वर्क है जो इसका हमें पता चलता है कि ये एक डेफिनेट टाइम में लिखा गया 1402 में। ये ऐसा वर्क है जिसके बारे में इनका टाइम हमें पता चलता है कि किस टाइम में लिखा गया था। ये 1402 में लिखा गया था। और ये जो इनका फेमस वर्क है वो है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। हमें याद रखना है कि जो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस वर्क है ये थॉमस हकलीफ का है। और इसके अंदर ये जो इनके वर्क्स हैं, इनके अंदर ये क्या करते थे, पोर्ट्रेल, एक तरह से पिक्चर शो करते थे सोसाइटी की, पीपल्स की, लोगों की। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो पोएट है वो है जोहन लिटगेट। जोहन लिटगेट अपने समय के काफी फेमस ये पोएट हैं और इनके काफी वर्क्स हैं जिनके बारे में इनके नाम हमें जान लेना जरूरी है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से राइटर से ये वर्क बिलोंग करते हैं। जोहन
लिटगेट, तो जो जोहन लिटगेट है इनका जो टाइम पीरियड है वो 1370 से 1451 तक का है, और ये एक मॉन्क भी थे और एक पोएट भी थे। इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला इनका वर्क है वो है सरपेंट ऑफ डिवीजन। सरपेंट ऑफ डिवीजन, ये जो वर्क है ये इनका सिंगल प्रोज वर्क है, ये अकेला प्रोज वर्क है जो इन्होंने लिखा है। बाकी जो इनके वर्क है वो पोएट्री फॉर्म में है। तो जो सरपेंट ऑफ डिवीजन है इसमें ये बात करते हैं जूलियस सीजर, जो ग्रीक जो इनके स्कॉलर जूलियस सीजर है उनका यहाँ पे इनकी बात की गई है सरपेंट ऑफ डिवीजन में। जो सेकंड जो इनका वर्क है वो है फॉल ऑफ प्रिंसेस। एक्चुअली जो ये फॉल ऑफ प्रिंसेस जो ये वर्क है ये वोकेशियो का एक वर्क है, उससे काफी मिलता जुलता है और इस वर्क को उसी का ट्रांसलेशन एक तरह से माना जाता है। तो ये जो जोहन लिटगेट ने फॉल ऑफ प्रिंसेस जो ये वर्क लिखा था, इस वर्क के अंदर इन्होंने जो उस समय का जो वोकेशियो ने जिस तरह की सोसाइटी दिखाई है इसके ऊपर इटालियन इन्फ्लुएंस दिखता है इस वर्क के ऊपर। फॉल ऑफ प्रिंसेस में, और इसके बाद में जो नेक्स्ट इनका जो वर्क है वो है रीजन एंड सेंसुअलिटी, और जो फोर्थ इनका जो वर्क है वो है ट्रोय बुक। ये इनका फर्स्ट कंप्लीट वर्क या एक तरह से फर्स्ट मेजर वर्क इनका माना जाता है, जो कि इन्होंने जो हेनरी फिफ्थ है उनके कमीशन में इन्होंने इसको पूरा किया था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इनका जो वर्क है वो है सेज ऑफ थीबे। ये एक शिवल्रिक वर्क है। शिवल्रिक वर्क ये है जो एक तरह से बहादुरी के किस्से जिसमें बताए जाएं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो वर्क है सिक्स द कंप्लेन ऑफ द ब्लैक नाइट। जो कंप्लेन ऑफ द ब्लैक नाइट, ये जो इनका वर्क जो है ये आप जो चौसर का जो वर्क है, चौसर का एक वर्क है द बुक ऑफ डचीज। द बुक ऑफ द डचीज, ये जो इनका वर्क है उससे काफी ज्यादा ये मिलता जुलता वर्क है। ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस वर्क का, चौसर के इस वर्क का, इनके जोहन लिटगेट के इस वर्क में द कंप्लेन ऑफ द ब्लैक नाइट। तो इसके अंदर एक नाइट की ये जो स्टोरी इसमें जो बताई गई है द बुक ऑफ डचेस से काफी मिलती जुलती है। अब आपको कमेंट सेशन के अंदर ये बताना है कि जो द बुक ऑफ डचेस जो ये चौसर ने लिखी थी ये किसके ऑनर में जिन्होंने लिखी थी, तो आपको ये बताना है। क्योंकि हमने जब इस वर्क को चौसर के लेक्चर के अंदर जब इस वर्क को पढ़ा था तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये बुक किसके ऑनर में लिखी गई थी, क्यों इस बुक को चौसर ने लिखा था। और अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट जो इनका एक वर्क है लास्ट, वो भी चौसर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस, उस वर्क के ऊपर चौसर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो वर्क है दी टेम्पल ग्लास। अब इस वर्क को समझ करके इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो चौसर का ऐसा कौन सा वर्क है जिससे इन्फ्लुएंस होकर के ये वर्क लिखा गया है। तो आप इसको बता सकते हो, वो चौसर का जो वर्क है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा।
तो चलो मैं बता देती हूँ। इसका जो नाम है, चौसर का जो वर्क है द हाउस ऑफ फेम। अब जो हाउस ऑफ फेम की जो मैंने स्टोरी बताई थी, उसके अंदर आपको बताना है कि ये टेम्पल ऑफ ग्लास या ग्लास टेम्पल की बात कहाँ हुई थी, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो चलिए, ये लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जॉन लिटकेट के। और मैंने कैक्सटन की बात की थी, ये विलियम कैक्सटन है। सॉरी, मैंने उस समय जोहन कैक्सटन बोल दिया था। ये विलियम कैक्सटन है जो कि प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे ब्रिटेन के अंदर। लेके आएंगे, ये अभी लेके आएंगे। अभी हम पीछे हैं, हमारा जो टाइम पीरियड है वो जॉन लिटकेट चौसर के टाइम का ही चल रहा है। हम चौसर के कॉन्टेम्परेरीज को स्टडी कर रहे हैं। अब ये 1476 का जो टाइम आएगा, उसके अंदर जो ब्रिटेन है उसमें प्रेस आ जाएगी, प्रिंटिंग प्रेस आएगी, और फिर उसके बाद में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा लिटरेचर का। तो चलिए, ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा और आपके फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।